Now, which ICH guidelines focused on reproductive टॉक्सिकोलॉजी? ओके, ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा अपनी नोट्स में, इसका आंसर नहीं मिलेगा। आईसीएच गाइडलाइन मैंने भी दिया है, बट आईसीएच गाइडलाइन मैंने उतनी ही दी है जितनी अपने नोट्स में मेंशन है, मतलब सिलेबस में, सॉरी, सिलेबस में जिसका नंबर मेंशन है, आईसीएच गाइडलाइन 402, आईसीएच गाइडलाइन 529, ये जो नंबर दिए है ना सिलेबस में, तो उतनी गाइडलाइंस है अपनी टॉक्सिकोलॉजी टॉपिक में। बट ये वाला जो गाइडलाइन नंबर है ये डायरेक्टली नोट्स में नहीं मिलेगा। सो आई आई एग्री दैट कि ये डायरेक्टली आंसर अपने नोट्स में नहीं मिलेगा। बट फॉर दिस ईयर आई विल ऐड सम एक्स्ट्रा गाइडलाइंस आल्सो। बट इस साल में थोड़ा एक्स्ट्रा गाइडलाइन ऐड करूंगा, इसके साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके दूंगा। ओके, देन दुर्हम हम्प्री अमेंडमेंट ऑफ 1951 primarily impacted on the practice of pharmacy by, अगेन ये भी शायद डायरेक्टली एज इट इज नोट्स में ना मिले। सर ने जितने भी आपको एक्ट्स पढ़ाए होंगे वो सारे जुरिस में जितने हैं, जुरिस में जितने एक्ट आते हैं, फार्मेसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट, ओके, देन नार्कोटिक, देन डीएनसी, तो वो सारे एक्ट हम लोग लेते हैं डीपीसीओ। पण हे जे आहे हे नसेल आपल्या याच्यात, दैट्स वाय ये जिसको पता है वो ये सॉल्व कर सकता है, तो ये भी डायरेक्टली नोट्स में नहीं मिले। ओके, ये माहित असेल तो सॉल्व करायचं असं क्वेश्चन, ये आपको पता है तो आप सॉल्व करोगे, अदरवाइज नहीं। ओके, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सर ने लिया है। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पायरॉल ज्यादा रिएक्टिव है कि pyridine ज्यादा रिएक्टिव है कि फ्यूरान ज्यादा रिएक्टिव है, ये कंपैरिजन सर ने लिया है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में। तो पायरॉल इज द आंसर, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, सर के लेक्चर में मिलेगा कि मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज पायरॉल। ओके, ओसी ओसी का लेक्चर सफिशिएंट है, जितने लेक्चर बोथरे सर ने लिए दैट इज इनफ फॉर ओसी, उतना ओसी का सफिशिएंट है, या उससे ज्यादा है तो वो करना पॉसिबल नहीं है। ओके, then in the context of syrup preparation, what is the negative result of inversion caused by excessive heat? अगेन ये भी डायरेक्टली आपको नोट्स में से नहीं मिलेगा। ये आपने अगर सिरप वगैरह पढ़ा है तो सिरप के बारे में हम लोग भी लेते हैं, बट नॉट अप टू दिस ट्रेंड, इतना तक नहीं, ये नहीं। ओके, इसका आंसर वैसे ए दिया है, बट अगेन ये डायरेक्टली नोट्स में से नहीं मिलेगा। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया विटामिन B12 स्टैंडर्डाइजेशन, विटामिन B12 का ऐसे, ओके, ये आपको मिल जाएगा, दैट इज लैक्टोबैसिला लेशमिनी। हे तर मी ऑलरेडी जब मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें भी ये था। ओके, त्यात पण हे होतं विटामिन B12, स्पेसिफिकली विटामिन B12 लक्षात ठेवायचं, बाकी नहीं। साइनोकोबेलामाइन जो है अपना विटामिन B12, उसी का माइक्रोबियल ऐसे का ऑर्गेनिज्म ध्यान में रखना है, बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इट इज लैक्टोबैसिला लेशमिनी, इट्स आंसर फॉर विटामिन B12 माइक्रोबियल ऐसे। ओके, then again according to the USP, one part of solute requires 30 to 100 parts of solvent। ये भी देखो उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है जो आयोडीन का आया था ना अभी, इससे पहले हमने देखा था सेक्शन 1 में आयोडीन वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि वन पार्ट ऑफ सोल्यूट सोल्यूबल इन 10 to 30 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज सिंपली सोल्यूबल, उसको कहते हैं हम लोग सोल्यूबल। तो जो हम लोग टेबल्स प्रोवाइड करते हैं आपको 2 एप्पल्स के अंदर, ये उसमें है डायरेक्टली। ओके, फ्रीली सोल्यूबल, स्पैनिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन सेक्शन ए में ये पूछा है स्लाइटली सोल्यूबल, उसके बदले उन्होंने वर्ड यूज किया है वेरी स्पैनिंगली सोल्यूबल। तो स्लाइटली सोल्यूबल का मतलब है वेरी स्पैनिंगली सोल्यूबल। ओके, उधर, और यहाँ पे जो है आंसर, ये बराबर आंसर है, सोल्यूबल होता है। इफ वन पार्ट ऑफ सोल्यूट सोल्यूबल इन 10 to 30 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड एज सोल्यूबल। तो दिस आंसर इज करेक्ट। तो देखो उस टेबल के ऊपर ही दो दो क्वेश्चन आ गए, त्या टेबलवर जे मी तुम्हाला लास्ट महिन्याभरात दिले होते सगळे टेबल 2 एपल्स, त्यावर 2 क्वेश्चन आहे, सोल्युबिलिटी चार्ट। ओके, देन माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल फार्मेसी, ये रियोलॉजी में से क्वेश्चन है, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, सिंपल है, सर ने लेक्चर, सर के लेक्चर में है, आप उसका बेसिक पढ़ो, सब इसमें आंसर मिल जाएगा इजीली। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बराबर है, करेक्ट है। देयर विस्कोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू शेयर रेट, बराबर है, दैट्स वाई शेयर रेट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेयर स्ट्रेस, इसीलिए ये दोनों सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आपको आराम से फिजिकल फार्मेसी अपनी जो नोट्स है उसमें मिलेगा, या फिर सर के लेक्चर में मिल जाएगा। ओके, आप लेक्चर सुनो। देन वॅगनर नेल्सन मेथड, बायोफॉर्म मध्ये हे नाव यूज केलं आहे सरांनी। ओके, वॅगनर नेल्सन मेथड एब्जॉर्प्शन टॉपिक जो है बायोफार्मास्यूटिक्स का, उसके लेक्चर अगर आपने सुने होंगे तो उसमें ये नाम है वैगनर नेल्सन मेथड, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, एज इट इज इसका नाम है। ओके, लेक्चर सुनो बायोफार्म के एब्जॉर्प्शन टॉपिक के, उसमें है ये वैगनर नेल्सन मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ दिस स्ट्रक्चर, अब इसका क्लास आइडेंटिफाई करना है। ओके, 5 रिंग का फ्यूजन दिया है,
ओके, स्ट्रक्चर जरी मी डायरेक्टली सांगतो की कोग्नोसीचे करायचे नाही, पण तुम्हाला थोडं बहुत समजून जातं. आप मुझे ये बताओ, इसमें से ये एंथ्राक्विनोन रिंग दिखता है क्या? इज इट एंथ्राक्विनोन? एंथ्राक्विनोन टाइप रिंग है क्या ये? थर्ड ईयर स्टूडेंट स्पेसिफिकली एंथ्राक्विनोन आहे का? नो सर। नहीं, त्यामुळे एंथ्राक्विनोन नहीं है. इज इट आइसोथायोसाइनेट? ये आइसोथायोसाइनेट है क्या? ये थायो मतलब सल्फर वगैरह है क्या कुछ यहाँ पे? नो। नहीं, तो मतलब हाँ, तो मतलब डी भी नहीं है. अब बचता है स्टेरॉइड एंड ट्रायटर्पेनॉइड. स्टेरॉइडचे स्ट्रक्चर मी घेतलेले आहे थर्ड इयर स्टुडंट. स्टेरॉइड मध्ये हे अशी रिंग असतं का? हे 4 पर्यंत ठीक आहे. 5 रिंग असतं का स्टेरॉइड मध्ये अशा फ्युज्ड? नो। नाही. नो सर। स्टेरॉइड मध्ये किती रिंग असतात फ्युज्ड? 4। 4च असतात ना स्टेरॉइड. 4। स्टेरॉइड के सारे स्ट्रक्चर मैंने लिया है. स्टेरॉइड में 4 ही रिंग होती है, 5 नहीं होती है. तो इट इज पेंटासाइक्लिक ट्रायटर्पेनॉइड. ये पेंटासाइक्लिक ट्रायटर्पेनॉइड क्लास आहे. ओके, तो ये झालंय ना आपलं. पेंटासाइक्लिक टेट्रासाइक्लिक सॅपोनिन मध्ये असतात. कोग्नसी में जो मैंने पढ़ा है सॅपोनिन ग्लायकोसाइड, त्यामध्ये मी सांगितलं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॅपोनिन, पेंटासाइक्लिक एंड टेट्रासाइक्लिक. पेंटासाइक्लिक मतलब जिसके स्ट्रक्चर में 5 रिंग होगी फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड एज पेंटासाइक्लिक ट्रायटर्पेनॉइड. और जिसके स्ट्रक्चर में 4 रिंग होगी, 4 रिंग मतलब स्टेरॉइडल, दैट इज कॉल्ड स्टेरॉइडल ट्रायटर्पेनॉइड. ओके, हे आहे लेक्चर मध्ये आहे, नोट्स मध्ये पण आहे आपल्या. सो दिस इज पेंटासाइक्लिक ट्रायटर्पेनॉइड स्ट्रक्चर. ओके, ये है अपने नोट्स में. देन फाइटोसोम्स ये नहीं मिलेगा शायद. फाइटोसोम्स इट्स एनडीडीएस पार्ट एंड ये मतलब डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा इसका फाइटोसोम का. ओके, इट्स एनडीडीएस पार्ट. ओके, बट आप लाइपोसोम्स आपने पढ़ा है, तो लाइपोसोम्स किसका पार्टिकल होता है? लाइपोसोम्स मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. लाइपोसोम फॉस्फोलिपिड से बने होते. तो फाइटोसोम भी उसी के जैसे, लाइपोसोम्स की तरह ही फाइटोसोम से. न्यूओसोम, लाइपोसोम, फाइटोसोम, दिस ऑल आर एनडीडीएस न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के पार्ट है. और ये हम लोग फॉस्फोलिपिड से ही बनाते हैं. ओके, तो ये थोड़ा लॉजिकली भी सॉल्व हो सकता था. नेफेलोमेट्रिक टाइट्रेशन, रीड अवर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वॉल्यूम 1. नेफेलोमेट्रिक, नेफेलोमेट्री में नेफेलोमेट्री एंड टर्बिडोमेट्री दोनों में हमने दिया है. सो दोनों में क्या मेजर करते हो आप? एब्जॉर्प्शन की स्कैटरिंग? नेफेलोमेट्री टर्बिडोमेट्री मेथड में हम लोग क्या मेजर करते हैं? स्कैटरिंग मेजर करते हैं. ये तो सेकंड ईयर स्टूडेंट भी बोल सकते हैं. नेफेलोमेट्री, टर्बिडोमेट्री, ये स्कैटरिंग मेजर करते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन नहीं. सो मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, एब्जॉर्प्शन नहीं. मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड भी नहीं. मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट बराबर है, स्कैटर्ड बराबर है मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट. अब स्कैटर्ड जो है वो 2 में दिया है, सी और डी में. ओके, अब एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज, एज अ फंक्शन ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, तो नहीं. हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं बाय स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, दैट इज कॉल्ड एज नेफेलोमेट्री. इसको हम लोग कहते हैं नेफेलोमेट्री एंड टर्बिडोमेट्री. सो बोथ आर दी स्कैटरिंग मेजरमेंट टेक्निक. ये स्कैटरिंग मेजरमेंट टेक्निक है. ओके, सो नेफेलोमेट्री में हम लोग स्कैटर्ड लाइट को मेजर करते हैं और टर्बिडोमेट्री में हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट को मेजर करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ डिस्पर्स फेज. ओके, सो ये भी आंसर आपको डायरेक्टली नोट्स में से मिलेगा. टेक्निक ऑफ क्रोमॅटोग्राफी स्पेसिफिक फॉर हाय मॉलिक्युलर वेट, हे तर सरळ आहे आपल्या नोट्स मध्ये पण आहे, लेक्चर मध्ये पण आहे. मॉलिक्युलर वेट या मॉलिक्युलर मास के ऊपर, साइज के ऊपर कौन सा टेक्नोलॉजी सेपरेट करता है सब्सटेंसेस को? कौन सी टेक्निक क्रोमैटोग्राफी की? जेल क्रोमैटोग्राफी. ओके, जेल क्रोमैटोग्राफी सेपरेट्स the substance on the basis of their molecular size या molecular weight. ये जेल क्रोमैटोग्राफी के ऊपर सब. ये क्रोमैटोग्राफी का नोट देखो अपना, उसमें है या लेक्चर में भी है सर के. आयन क्रोमॅटोग्राफी, सॉरी जेल क्रोमॅटोग्राफी, याचं लेक्चर बघा, यामध्ये आहे हे. त्या नोट्स मध्ये पण आन्सर मिळेल तुम्हाला. इट्स अ बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ जेल क्रोमॅटोग्राफी की मॉलिक्यूल्स कॅन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर वेट या मॉलिक्युलर साइज. ओके, लाइकोपिन टोमॅटो मध्ये असतं. इट इज लाइकोपिन एक कलर सब्सटेंस है जो होता है टोमेटो में, एंटीऑक्सीडेंट एंड इट इज कैरोटीन, वो कैरोटीन है. ओके, लाइकोपिन इज अ कैरोटीन, इट्स अ जनरल क्वेश्चन. लाइकोपिन जो टोमेटो मध्ये असतं दैट इज कैरोटिनॉइड्स, वो कैरोटिनॉइड्स है, कलर सब्सटेंस है वो. देन the factor that most commonly limit the batches size during the manufacturing of soft gelatin capsule. तो इसके बारे में हमें लगता है कि कैप्सूल ड्राइंग टाइम आंसर भी हो सकता है इसका, और मिक्सिंग प्रोसेस भी हो सकता है. अब ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा नोट्स में भी, या ये लाइन कहीं से उठाया गया है डायरेक्टली. तो इसका आंसर शायद इन दोनों में से एक है. इन्होंने मिक्सिंग प्रोसेस दिया है, बट वी आर ट्राइंग फॉर कैप्सूल ड्राइंग टाइम भी आंसर हो सकता है क्या? ओके, वैसे सी आंसर है, डायरेक्टली नोट्स में से नहीं मिलेगा या लेक्चर में से भी नहीं मिलेगा. ओके,
कमर्शियली गैमा रेडिएशन इज नॉट यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो, स्टरलाइजेशन का पूरा चैप्टर हमने लिया है। हीट लैबियल लिक्विड्स मतलब जो पैरेंट्रल्स वगैरह होते हैं उसमें लिए हम उसके लिए हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करते हैं स्टरलाइजेशन का? हीट लैबियल लिक्विड्स या पैरेंट्रल्स के लिए कौन सा यूज करते हैं पैरेंट्रल साठी? जो स्टरलाइजेशन टेक्निक्स है, ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट, केमिकल स्टरलाइजेशन, गॅमा रेडिएशन मतलब रेडिएशन स्टरलाइजेशन अँड फिल्ट्रेशन. तो आप पॅरेंटल साठी आपण काय वापरतो? पॅरेंटल म्हणजे हीट लॅबेल लिक्विड साठी काय यूज करतो? हा काय वापरतो आपण पॅरेंटल साठी? ऑप्थॅल्मिक पॅरेंटल्स के लिए फिल्ट्रेशन यूज करते हैं ना, वो फिल्टर करते हैं ना पैरेंटल्स को, फिल्ट्रेशन टेक्निक. ओके, हेपा फिल्टर्स फिल्टर्स लगाते हैं हम लोग सो दैट उसमें से पायरोजन वगैरह निकल जाए. सो गैमा रेडिएशन इज नॉट यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. सो बाकी के लिए करता होगा बट किसके लिए नहीं करते ऐसे पूछा, विच इज नॉट यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ. सो हीट लैबेल लिक्विड्स के लिए हम लोग, पैरेंटल्स के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं, गैमा रेडिएशन नहीं. सो रेडिएशन स्टरलाइजेशन टेक्निक वी कैन नॉट यूज फॉर हीट लैबियल लिक्विड्स. हीट लैबियल लिक्विड्स के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन टेक्निक. सो दिस ये भी आपको नोट्स में से मिलेगा बट इट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. ये आपको नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके मिलेगा. हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन एंड हेक्सेन. इसके लिए कोई किसी नोट्स की जरूरत नहीं है, किसी क्लास की जरूरत नाही. ओके, हा ऍनाचा क्लास किंवा कुठलाही क्लास नाही लावला तरी याचं आन्सर तुम्हाला यायला पाहिजे. काय करायचंय? सिंपल ब्युटेनचं स्ट्रक्चर काढायचं आहे आणि त्याच्यातले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मोजायचे किती आहेत. हे तर सोपं आहे एकदम. ब्युटेन तुम्ही काढू शकता, 4 कार्बन काढायचे, एकामेकांना जॉईन करायचे आणि त्यावर सगळे हायड्रोजन ठेवायचे. सो इट इज CH3 CH2 CH2 CH3 आणि मोजा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड किती आहे त्यामध्ये. हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट? ऑल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड है. उसी तरह से एन हेक्सेन का स्ट्रक्चर निकालू, सायक्लिक हेक्सेन 6 कार्बनचा आणि त्याच्यात सिंगल बॉन्ड मोजा. सोपं आहे. यासाठी क्लासची गरज आहे का? नो. यासाठी क्लासची गरज, हा तर जनरल कॉमन सेन्स क्वेश्चन आहे ना, की यात काय क्लास लावा लागतो किंवा मतलब क्लास मधूनच यायला पाहिजे. कोणी म्हणत असेल की हे माझ्या क्लासमधनं आलं तर इट्स अ बुलशिट. ओके, अरे क्लासमध्ये कशाला येईल ते? हे तर सोपं आहे एकदम. एन हेक्सेन और मतलब ब्यूटेन यासाठी क्लास, हा तर 12वीचा मुलगाही सांगू शकतो, 12th का बच्चा भी बोल सकता है इसका आंसर कि ब्यूटेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है. उसके लिए कोई क्लास की जरूरत नाही आहे. ओके, तर हे काही क्लासमध्ये येण्यासारखं नाही आहे. कोणी म्हणत असेल की हे मी शिकवलं, अरे शिकवायची गरज नाही है त्याला. ये मुल्क 12वीं स्टडी केला, ये 12वीं में पढ़ चुके हो आप. इसके लिए फार्मेसी में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ब्यूटेन में कितने सिंगल बॉन्ड है और हेक्सेन में कितने सिंगल बॉन्ड है. सो 13 है ब्यूटेन में और 19 है हेक्सेन में. ओके, ये तो विदाउट ऑप्शन आना चाहिए. इसके लिए तो ऑप्शन की भी जरूरत नाही. ओके, दॅट मीन्स सगळं आम्हीच घेतो असं याचा अर्थ नाही की आमचे हे यासाठी क्लासची गरजच नाही आहे. हे तुम्हाला असंच येतं. नेक्स्ट, according to Indian Pharmacopoeia, which method is preferred for sterility testing of antibiotic containing parenterals that inhibit microbial growth? Clear cut. अगर आप लेक्चर भी मेरा सुनोगे स्टरलिटी टेस्टिंग वाला, स्टरलिटी असेसमेंट मेथड, या फिर आप अपने नोट्स में भी देखोगे तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड सबसे प्रीफरेबल मेथड है. मोस्ट कॉमनली यूज मेथड अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन. डायरेक्टली ऍज इट इज लाईन आहे आपल्या मायक्रोबायोलॉजी नोट्स मध्ये किंवा लेक्चर मध्ये पण आहे की membrane filtration method is the most preferred method for the assay of antibiotics. Okay, या फिर टू टेस्टिंग ऑफ स्टरलिटी. स्टरलिटी टेस्टिंग करने के लिए जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड है, या एंटीबायोटिक एसे के लिए जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड है वही सबसे बेस्ट है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया. ओके, व्हिच इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ 9-fluoro टू हाइड्रोकॉर्टिसोन. जब हाइड्रोकॉर्टिसोन में 9-fluoro डालते हो तो इट बिकम फ्लूड्रोकॉर्टिसोन. ये फ्लूड्रोकॉर्टिसोन बनता है. ओके, हाइड्रोकॉर्टिसोन इज ऑलरेडी एंटी इंफ्लेमेटरी. हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है ये एंटी इंफ्लेमेटरी है ऑलरेडी, मतलब इट्स अ ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स. और उसमें अगर आप 9 पोजीशन पे फ्लोरीन डालोगे तो इट बिकम फ्लूड्रोकॉर्टिसोन. हे स्ट्रक्चर सहित घेतलेलं आहे मी. आपल्या नोट्स बघा किंवा आपले लेक्चर बघा स्टेरॉइडचे. व्हेन यू ऍड फ्लोरीन टू हाइड्रोकॉर्टिसोन इट बिकम्स फ्लूड्रोकॉर्टिसोन. मी तुम्हाला हे सांगितलं होतं की हे दोघांचं फ्युजन जो जो जो, जो नाम बना है ना फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, वो फ्लोरीन प्लस हाइड्रोकॉर्टिसोन ऐसे बना है. ओके, मी जसं म्हणत असतो की विरुष्का अनुष्का प्लस विराट मतलब विरुष्का, वैसे बनता है ये. फ्लोरीन प्लस हाइड्रोकॉर्टिसोन मतलब फ्लूड्रोकॉर्टिसोन. ये भी हे लाईन पण मी सांगितली आहे तुम्हाला की हे जे वर्ड बनतात हे असं बनतात. फ्लोरीन प्लस हाइड्रो मतलब फ्लूड्रोकॉर्टिसोन. सो हाइड्रोकॉर्टिसोन इज ऑलरेडी एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स.
और उसमें जब फ्लोरीन डालते हो अल्फा पोजीशन पे तो इट इंक्रीजेस मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन, मतलब सॉल्ट रिटेंशन। तो एंटी इंफ्लेमेटरी तो ऑलरेडी होता ही है वो, उसमें आप फ्लोरीन डालते हो तो उसका सॉल्ट रिटेंशन मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन भी बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई 9 फ्लोरीन की वजह से दोनों इफेक्ट बढ़ जाते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी तो ऑलरेडी है वो, हाइड्रोकॉर्टिसोन इज ऑलरेडी एंटी इंफ्लेमेटरी, फ्लोरीन डालोगे तो उसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन कम हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं इसमें, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन कम नहीं होता है, वो तो रहता ही है एज इट इज, बस साथ में मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट मतलब सॉल्ट रिटेंशन इफेक्ट बढ़ जाता है। हे स्टेरॉइड मध्ये आहे, सेकंड इयरला हे थोडं नवीन वाटेल, बट ये क्योंकि उनका होना बाकी है, बट ये स्टेरॉइड में अपने नोट्स में है, लेक्चर में भी है डायरेक्टली, सो इंक्रीजेस बोथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ अलो बेस्ड अपॉन द फ्लोरोसन्स, या चारही अलोच्या टेस्ट आहे आणि मी आधीच सांगितलंय की ज्या नेमिंग टेस्ट आहे, जिस टेस्ट को नाम है वो सारी टेस्ट करना है। आई यूज टू से, प्रत्येक वेळा सांगितलंय मी लेक्चर मध्ये की जिस जिस टेस्ट को नाम दिया है कॉग्नसी में वो सारी टेस्ट करना है। तो क्यूप्रोलाइन टेस्ट, चोइंटेटेन टेस्ट, ब्रोमीन टेस्ट एंड बोरेक्स टेस्ट, ये सारे अलो के नाम है, अलो के टेस्ट के, पण तरी हा क्वेश्चन चुकलेला आहे। फ्लोरोसन्स टेस्ट जे आहे इट इज बोरॅक्स टेस्ट, पण बोरॅक्स टेस्टचं दुसरं नाव काय आहे अजून, एनीबडी? आपल्या कॉग्नसीच्या नोट्स मध्ये आहे, बोरॅक्स टेस्टचं दुसरं नाव Coincidence test. चोइंटेटेन टेस्ट, करेक्ट, चोइंटेटेन टेस्ट इज अ सिनोनिम ऑफ बोरॅक्स टेस्ट। त्यामुळे हे दोन्ही आंसर पाहिजे, बी भी आंसर चाहिए और डी भी आंसर चाहिए, ओनली डी इज नॉट द आंसर। बोरॅक्स टेस्ट का ही सिनोनिम है चोइंटेटेन टेस्ट, हे दोघं सिनोनिम आहे एकमेकांचे। दैट्स व्हाई बी भी आंसर है और बी भी आंसर है, सो वी आर गोइंग टू चैलेंज इट, हम लोग चैलेंज करेंगे कि जिसने बी लिखा है उसको भी सही मिलना चाहिए और जिसने डी लिखा है उसको भी सही मिलना चाहिए। ओके, सो दीज आर द सिनोनिम ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों दोनों टेस्ट एक ही है ये। ओके, दैट्स व्हाई बी एंड सी बोथ आर द आंसर, ये आपल्या नोट्स मध्ये आहे डायरेक्टली। Then which of the following is formed when benzene is oxidized by V2O5 in presence of air? अब ये मैं ओसी में सर ने लिया है नहीं लिया आई डोंट नो, सो मैं बेंजीन टॉपिक के ऊपर इसका आंसर होगा, बट मैं इसको क्लेम नहीं करता हूँ खुद होके, शायद नहीं भी हो। ओके, फिनॉल रिएक्ट विथ द ब्रोमीन ऍट CS2 ऍट लो टेम्परेचर, फिनॉलच्या रिएक्शन या सरांनी घेतले असेल, आपला टॉपिक बघा। फिनॉल मध्ये फिनॉलच्या रिएक्शन जे आहे की ऑर्थो डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग जो रिएक्शंस होती है उसमें ये होगा। ओके, तो इसका आंसर भी शायद मिल जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। देन प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ फंडामेंटल वायब्रेशनल मोड ऑफ हायड्रोजन सल्फाइड, हे मी सांगितलं, कॅल्क्युलेशन पार्ट घेतलाय आपण सरळ सरळ, की फंडामेंटल व्हायब्रेशन मोड दोन फॉर्म्युले मी सांगितले होते, आठवते का एनीबडी? 3n-5 3n-6 असं काही आठवते IR मध्ये? तुमचं व्हायचं आहे अजून, मतलब थर्ड ईयर का अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट बाकी है, फाइनल ईयर का हो चुका था, पण आपण कॅल्क्युलेशन घेताना हे असे आलेले होते या टाइपचे क्वेश्चन जब मैंने प्रीवियस ईयर डिस्कस किया था, तो हे तुमचं व्हायचं आहे अजून थर्ड ईयर स्टुडंट। फंडामेंटल मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन हे मी शिकवतो, हे मी घेत असतो। ओके, 3n-5 3n-6 ये दो फॉर्मूला है, वेयर n इज इक्वल टू उसमें नंबर ऑफ एटम्स। सो हाइड्रोजन सल्फाइड में कितने एटम्स है? 3 होते हैं, H2S है तो, सो इट्स 3n-6 फॉर्मूला है उसका, तो 3n-6 मतलब 3 into 3 -6 मतलब आंसर इज 3। ओके, तो ये हे कॅल्क्युलेशन मी घेत असतो, थर्ड इयरचे अजून व्हायचे आहे ते, ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये आप जब मी घेऊन गेल कॅल्क्युलेशन तुम्हाला हे आरामात समजेल, तो ये भी डायरेक्टली अपने नोट्स में से आंसर आ जाता है इसका, इसका आंसर 3 है। ओके, ये फाइनल ईयर में है, आपको ये 7 सेम में आता है ये सारा कैलकुलेशन पार्ट, इसलिए अभी आपका हुआ नहीं है थर्ड ईयर स्टूडेंट। ओके, बट इट्स वेरी इजी, ये मैं पढ़ाता हूँ हर बार। Methylene blue is commonly used in which quality control procedure for the closures and container? Okay, जब आप कोई भी कंटेनर क्लोज कर लेते हो या एम्पुल को सील कर लेते हो तो हम लोग उसको मिथिलीन ब्लू के सॉल्यूशन में डालते हैं। अगर आपका लीकेज है कुछ आपके कंटेनर में तो वो मिथिलीन ब्लू अंदर चला जाएगा और आपके कंटेनर के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसको कलर कर देगा। तो मिथिलीन ये किस लिए यूज करते हैं हम लोग? तो ये हम लोग यूज करते हैं सेल्फ सीलेबिलिटी टेस्ट, मतलब आपका जो कंटेनर है वो सही में सील हो गया है नहीं अच्छे से। अगर सील नहीं होता है तो मिथिलीन ब्लू अंदर जाएगा आपके कंटेनर के अंदर और वो जिसको उसके अंदर जो कंपोनेंट है उसको कलर कर देगा। ओके, दैट्स व्हाई हाइड्रोलाइटिक टेस्ट नहीं है, थर्मल शॉक टेस्ट नहीं है, इवन क्लॅरिटी टेस्ट भी नहीं है। ओके, क्लॅरिटी टेस्ट अपन डार्क बैकग्राउंडच्या अगेन बघतो आपण, त्यावरून होतं, तो ये भी आपको मिल जाएगा सर के लेक्चर में, पैरेंटल के लेक्चर में या क्लोजर कंटेनर्स में, सेल्फ सीलेबिलिटी टेस्ट मिथिलीन ब्लू। देन व्हाई डज कैफीन डू नॉट गिव प्रेसिपिटेट इन जनरल अल्कलॉइड?
कैफीन, कैफीन कौन सा अल्कोलॉइड है? विच टाइप ऑफ अल्कोलॉइड इज कैफीन? क्लास क्या है उसका, कैफीन का, थर्ड ईयर स्टूडेंट? कैफीन, प्यूरिन हाँ प्यूरिन अल्कोलॉइड, करेक्ट, प्यूरिन अल्कोलॉइड। प्यूरिन इधर कुछ ऑप्शन में है ही नहीं, देखो, बिकॉज इट इज इंडोल अल्कोलॉइड, इट इज एक्रिडिन डेरिवेटिव, इट इज इमिडाजोल डेरिवेटिव, ये है क्या? कैफीन आहे का यामध्ये काही? इंडोल, एक्रिडिन, इमिडाझोल, ये नहीं है कैफीन, कैफीन इज अ प्यूरिन अल्कोलॉइड, बस इससे आंसर आ गया। आणि मी हे पण लिहून दिलं की डिफरन्स, कैफीन इज अ सुडो अल्कोलॉइड, मैंने डिफरेंस भी लिख के दिया था, कैफीन इज अ सुडो अल्कोलॉइड। तो ये जनरल टेस्ट जो है नहीं देता है अल्कोलॉइड्स की, प्यूरिन अल्कोलॉइड्स। ये कौन सा टेस्ट देता है कैफीन का? टेस्ट का नाम क्या है? व्हाट इज द टेस्ट ऑफ कैफीन? म्यूरेक्साइड टेस्ट। म्यूरेक्साइड टेस्ट, करेक्ट, इसका टेस्ट है म्यूरेक्साइड टेस्ट। ये जनरल टेस्ट नहीं देता है अल्कोलॉइड का, बिकॉज इट इज प्यूरिन डेरिवेटिव, सिंपल है, ये अपने नोट्स में है। देन मैच द फॉलोइंग, सिंपल है, मैच द फॉलोइंग। टिंडल इफेक्ट, टिंडल मतलब व्हाट? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ओके, टिंडल इफेक्ट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, स्कॅटरिंग फिनॉमिनॉन। सो लाइट स्कॅटरिंग मतलब टिंडल, तो ए ला पाहिजे 4, ए ला 4 इथे आहे, ओके, ए ला 4 इथे पण आहे, इथे पण आहे, इथे पण आहे। नेक्स्ट, ट्रू सोल्यूशन मतलब रियल सोल्यूशन, जब ट्रू सोल्यूशन होते हैं मतलब रियल सोल्यूशन होते हैं, मतलब वो स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं दिखाता है, मतलब नो टिंडल इफेक्ट, ओके। ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, मतलब डी को 1 चाहिए, डी को 1 इधर भी है, डी को 1 इधर भी है। अब बचता है विजिबल लाइट एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। सो अगर आपको कोलॉइडल पार्टिकल ऑब्जर्व करना है तो विजिबल लाइट नहीं, आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी से ही करोगे। कोलॉइडल आताच तुमचं रिओलॉजी मध्ये सेकंड इयरचं चालू आहे, सेकंड ईयर का चालू है कोलॉइडल डिस्पर्शन। कोलॉइडल डिस्पर्शन कैन बी स्टडीड बाय माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो बी को 2 चाहिए। और विजिबल लाइट स्कैटरिंग के लिए हम लोग कौन सा लाइट बम्बार्ड करते हैं? विजिबल लाइट ही बम्बार्ड करते हैं ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है बट उसके ऊपर लाइट कौन सा बम्बार्ड करते हो आप स्कैटरिंग के लिए? विजिबल लाइट बम्बार्ड करते हो। तो सी को 3 चाहिए, बी को 2 चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिंपल है एकदम। ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स में से डायरेक्टली। सो दिस इज द सेक्शन बी, ये होगा सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में से इफ आई काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 में से, सो ऑलमोस्ट सेक्शन बी में से 17 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली 17 टू 18 डायरेक्टली आपल्या नोट्स किंवा लेक्चर मधनं आहे, ओके। 18 क्वेश्चन आहे जवळपास 25 पैकी, ओके। 7 क्वेश्चनचे आंसर मिळत नाही, मी आई एडमिट इट कि 7 क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे, उसमें से शायद ये वाला हो सकता है, अपने इट्स में नहीं मिला है, ओके। देन जे मी सांगतो की जे नाही मिळत ते फिक्स्ड आहे, ओके। हे डायरेक्ट तुम्हाला आपल्या याच्यात नाही मिळेल, ये वाला क्वेश्चन। देन ये वाला क्वेश्चन नोट्स में नहीं मिलेगा डायरेक्टली, फाइटोजोम वाला, ओके। सो जो पक्का पता है कि जो नहीं मिलेगा, आई एडमिट दैट कि वो नहीं मिलेगा, ओके। देन ये नहीं मिलेगा डायरेक्टली नोट्स में, ओके, इन द कंटेस्ट ऑफ सिरप प्रिपरेशन, ये शायद नोट्स में डायरेक्टली ना मिले, ओके। ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा, दुर्रम हम्फ्री एक्ट, ये अपने नोट्स में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ओके। और ये नहीं मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन डायरेक्टली ऍज इट इज आपल्या नोट्स मधनं किंवा लेक्चर मधनं आहे, ओके। तुम्हाला जरी त्याचे आंसर आठवत नसेल राइट नाउ, बट आपको ये पता है कि ये दिया है नोट्स में, ये टीचिंग में है अपने डायरेक्टली। दैट्स व्हाई आई अगेन रिपीट कि जितना हम लोग लेते हैं, जितना हम लोग आपको पढ़ाते हैं, जितना भी नोट्स में है वो पहले पढ़ो, देन यू कैन रीड द एक्स्ट्रा, मग त्यानंतर तुम्ही एक्स्ट्रा वाचू शकता। सो दिस इज अ सेक्शन बी, हा झाला आपला सेक्शन बी, गेटिंग?